सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज की वीडियो में हम जो अध्याय हमारा कृति का भाग 2 का तीसरा अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी, उसको प्रारंभ करेंगे। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी और इस अध्याय को लगभग हम 3 वीडियो में पूरा करेंगे। तो ये एक यात्रा वृत्तांत अध्याय है। लेखिका ने अपने भ्रमण के समय जो एक अध्ययन किया, जो चिंतन किया, उसका वर्णन इस अध्याय में किया है। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता। अति इंद्रियता होता है इंद्रियों से परे। अति इंद्रियता। और वह रहस्यमयी, अर्थात वह रहस्यमयी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है कि अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें योमथाम के लिए निकलना पड़ा था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट, कपाट का अर्थ होता है दरवाज़ा, ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम, रकम रकम का अर्थ होता है तरह तरह, रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर योमथांग था। योमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था कि क्या वह बर्फ़ मिलेगी, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी, कतार लाइन, सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। तो आप सभी ध्यान रखें कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की, यानी कि जो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, उसकी मृत्यु पर श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद रंग की जो 108 पताकाएँ होती हैं वो फहराई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं।
पर वे रंगीन होती है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए जो पताकाएं फहराई जाती हैं वो रंगीन होती हैं, और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है उस समय 108 श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग की पताकाएं हैं जो फहराई जाती हैं। नार्गे, नार्गे ये जो उनका ड्राइवर है जितेन नार्गे, उसका सरनेम है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंगस्टाक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चिसखे बसमन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्थर पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा स्मारक होता है याद। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्कर। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। चक्र पहिया, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। ओझल अदृश्य। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ बड़े, विराट का अर्थ होता है बड़े, वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्काने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरती असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, मौन, चुपचाप, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल कर मैं, मुंडकी सिर, कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, जलप्रपात झरना, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा, चरम सीमा या अंतिम सीमा। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के बीच शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, व्यस्त। आदिम युग की किसी अभिशप्त होता है जिसे शाप दिया गया हो, राजकुमारी सी मैं नीचे
बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई थी। मैं मन काव्यमय तो पद्मय हो उठा था। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर ही सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा और आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। पर सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका जो दूसरा भाग है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।